जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तुशास्त्र के इस 14th लेक्चर में 14वें पाठ में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। शास्त्र के अंतर्गत अपन ये देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि जो स्थपति है, जो स्थापत्य वेद में एक्सपर्ट पर्सन है, जो वास्तुशास्त्री है, वो किन गुणों से युक्त होना चाहिए। तो कहा सर्वशास्त्र विहित क्रियापटु सर्वदा वहित मानसा सूचि विगत मत्सर आदि को ये मनुष्यालय चंद्रिका ग्रंथ में कहा, और सम्रांगण सूत्रधार में कहा कि वो शास्त्र का ज्ञाता हो, कर्म में कुशल हो, प्रज्ञावान हो और शीलवान हो। तो शास्त्र में उसको विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, और ये ज्ञान क्यों आवश्यक है इसको अभी अपन देखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। गणित, ज्योतिष और भूगर्भ शास्त्र इसको देख चुके हैं। आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो स्थपति है, वास्तुशास्त्री है, वास्तुशास्त्र में जो एक्सपर्ट पर्सन है, उसको एनाटॉमी कह लो या शरीर रचना विज्ञान कह लो, उसका ज्ञान होना क्यों आवश्यक है। अब इसको लेकर ऐसा अर्थ ना कर लेना कि सारे रोग और दोष का कारण वास्तु है ना। वास्तु उनमें से एक कारण हो सकता है, लेकिन केवल वास्तु ही कारण है ऐसा मिस इंटरप्रेट नहीं करना है। क्योंकि रोग होने में हमारी जो दिनचर्या है, आहार विहार है, भोजन है, हमारा जो रूटीन है इत्यादि बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती है। रोगों में वास्तु से यदि कोरिलेट करें तो जिस घर में हवा नहीं आती है उसमें रोग होने की आशंका अधिक रहती है, सर्वाधिक रहती है। ये वास्तु दोष है। वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, एयर सर्कुलेशन प्रॉपर होना चाहिए, फ्रेश एयर आना चाहिए इत्यादि। इसके अलावा एनाटॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से आज अपन देखने की कोशिश करेंगे आज के पाठ में, आज की इकाई में। तो वास्तु में एक कल्पना की गई है वास्तु पुरुष की, और वो एक ह्यूमन बॉडी है, मानव का शरीर है, मनुष्य का, मेल का, पुरुष का, और उसके विभिन्न अंग होते हैं, उपअंग होते हैं, प्रत्यंग होते हैं। उसकी बॉडी के, उसके शरीर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। और वास्तु में ऐसा मानते हैं कि वास्तु पुरुष के जिस अंग में दोष होगा, जिस अंग में वो प्लॉट पर, बिल्टअप पर नेगेटिविटी होगी वास्तु पुरुष के, तो ग्रह स्वामी के उसी अंग में पीड़ा होगी। ये एक सामान्य सिद्धांत है। इसके अलावा शरीर में नाड़ियां होती हैं, अर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, वंश होते हैं, मर्म नाजुक बिंदु होते हैं, सेंसिटिव पॉइंट कह लो, वाइटल पॉइंट्स कह लो। तो वंश की भी, मर्म की भी अलग अलग कैटेगरी बताई। मर्म है, उपमर्म है, अतिमर्म है, अनुवंश है, महामर्म है, महावंश है। इनको देखेंगे, आज समझेंगे, जानेंगे। नाड़ी यानी शिराएं होती है, उनके नाम है शांता, यशोवती, कांता, विशाला, प्राणवाहिनी, सती, सुमना। जो उनका नाम है वही उनका गुण है। पूरे वैदिक वांग्मय में जो नाम है वो गुण है, तो उसको देखेंगे। कंफ्यूज ना हो, विभिन्न ग्रंथों के आधार पर बता रहे हैं। 32 प्रकार का पदविन्यास होता है। एक गुणित एक सकल से लेके 32 गुणित 32 तक का पदविन्यास होता है। घरों के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए अपन जो फॉलो करते हैं वो 11 बाय 11 का, 9 बाय 9 का 81 पद का पदविन्यास जो होता है, परम शायिक पदविन्यास, उसको फॉलो करते हैं, उसको लेके चलते हैं। उसी के अनुसार अपन नाड़ी देखेंगे, शिरा देखेंगे, वंश देखेंगे, महामर्म देखेंगे। इसके अलावा जब टाउन प्लानिंग करते हैं तो वो जो महावंश है,
उसको अवॉइड करना चाहिए, उस पर रोड्स बनाते हैं, ये टाउन प्लानिंग में समझेंगे। फिर सूत्र देखेंगे, मनुष्यालय चंद्रिका ग्रंथ में सूत्र दिए हैं, 8 सूत्र हैं, उनका वेद न हो, और फिर आगे प्लॉट और बिल्टअप का सेंटर एक ना हो तो बहुत अच्छा है। इस प्रकार से आज की इकाई में ये जो वास्तु पुरुष है, ह्यूमन बॉडी है, एनाटॉमी से उसका क्या संबंध है, इसको अपन देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार की एक आकृति होती है, इसमें नॉर्थ ऊपर है यहां पर, और नॉर्थ ईस्ट में उसका सिर है, और साउथ वेस्ट में उसके पैर हैं, और ये औंधे मुंह लेटा हुआ है। अब इसका जो शरीर का जो भी भाग नकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होगा, नेगेटिव होगा, नकारात्मक ऊर्जा का अर्थ क्या समझना, हड्डी है, कोयला है, राख है, भूसी है, गंदगी है, कीचड़ है, ऐसी चीजें समझना, भूमि के अंदर कोई दोष है, ऐसी चीजें समझना। और कॉलम की जब बात करेंगे तो अलग से बताएंगे कि स्तंभ कहां कहां नहीं होना चाहिए। देखो जो आउटर वॉल है ना बिल्टअप की, उस पर तो स्तंभ आएंगे, उसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है, उसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है ना। इसको धीरे धीरे देखने का, समझने का अपन प्रयास करते हैं बहुत सरल तरीके से। तो सबसे पहले कहा कि ये जो हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइंस होती है ना, ये हॉरिजेंटल, इनके नाम है शांता, यशोवती, कांता, विशाला, प्राणवाहिनी, सती, सुमना, ऐसे 10 तो हॉरिजेंटल लाइन है और 10 वर्टिकल लाइन है। 10 आड़ी रेखा है और 10 खड़ी रेखा है। इसको क्या कहते हैं, इसको नाड़ी कहते हैं, नाड़ी, इसको नाड़ी कहते हैं, है ना। तो ये जो नाड़ी है, इसका ध्यान कहां रखेंगे, टाउन प्लानिंग में रखेंगे, घरों में इसकी ज्यादा चिंता नहीं करना। इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस होते हैं ना, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन के, है ना, इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हैं, इनको आप कह सकते हो अति मर्म कह लो, उपमर्म कह लो, तो बहुत सारे बनेंगे वो। इसलिए घरों में उनकी ज्यादा चिंता अपन नहीं करते, इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस की। अपन किनकी चिंता करते हैं कि इसमें होते हैं मर्म, मर्म। तो इधर ये जो ऐसे रेड लाइन दिख रही है ना, इनको कहते हैं वंश, है ना। 3 रेड लाइन ऐसी जा रही हैं और 3 अपोजिट से आ रही हैं। इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हैं, ये है महामर्म, महामर्म कहते हैं, महामर्म। तो कितने हुए महामर्म पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 9 हुए, 9। ये जो 9 महामर्म है, ये जो 9 महामर्म है, इनके ऊपर स्तंभ कह लो, नेगेटिविटी रेडिएटिंग एलिमेंट कह लो, वो नहीं आना चाहिए, वो बड़ा दोष। तो जब भी अपन प्लान करें किसी ऑफिस का, फैक्ट्री का, इंडस्ट्री का, घर का, तो ये जो 9 बिंदु हैं, इनका ध्यान रखना चाहिए, विशेष रूप से घरों में, है ना। तो ये क्या हुए, ये हो गए वंश या महामर्म, है ना। वंश के इंटरसेक्शंस ये हो गए महामर्म। ये वास्तु पुरुष में जब इसको अपन देखेंगे तो आगे दूसरी स्लाइड में आएंगे। अब ये जो लाइंस हैं, जो सूत्र है, वो ऐसी नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, ईशान से नैऋत्य और वायु से अग्नि, ये क्या है, ये सूत्र हैं। इसको 8 सूत्र कह लो। देखो, एक सूत्र ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये 8 सूत्र है। तो इनके भी दोष नहीं होना चाहिए। अब इनको सबको अपन कंफ्यूज ना कर होते हुए एक साथ देख लेते हैं। तो इसमें ये जो सूत्र हैं और जो मर्म है, पूरे सूत्र को बचाना मुश्किल होता है। तो ये जो महामर्म है ना, 9 बिंदु, बस इसी का ध्यान रखना है। इनके डायमेंशन होते हैं, जैसे बड़ा प्लॉट साइज होगा तो ये वंश जो है, मर्म जो है, इनका साइज भी बड़ा होगा। जैसे प्लॉट की लेंथ को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो नाड़ी का या शिरा का मान आएगा। शिरा से 1.5 गुना ये वंश होते हैं, डायगोनल, ये डायगोनल, और इसी के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये मर्म, महामर्म बनते हैं। तो आज की इकाई में बस अपन यहाँ थोड़ा सा ही देखेंगे, ज़्यादा उसमें जब पद विन्यास पढ़ेंगे तब उसको डिटेल में देखेंगे। अभी कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, इन महामर्म को अवश्य बचाना है। जो बिल्टअप के महामर्म है 9 बिंदु, बस उसका ध्यान रखना है। मर्म दोष होने के दुष्परिणाम थोड़े से अलग प्रकार के हैं, नेगेटिव है। उसमें फिर वो
चाहे इन स्थान पे शल्य हो चाहे स्तंभ हो, उसका उपाय भी है, उस पर गोल्ड लगाते हैं। मनुष्यालय चंद्रिका ग्रंथ के पहले या दूसरे अध्याय के 21वें 22वें श्लोक में बताया है कि यदि गलती से कभी मर्म स्थान पीड़ित हो जाए तो वो गोल्ड लगाओ, सोना लगाओ, पंचशीर्ष बोलते हैं उसको। वो मनुष्यालय चंद्रिका ग्रंथ के दूसरे अध्याय के 21वें 22वें श्लोक में दिया है कि शांति कर्म करो और ये जो मर्म स्थान है, मर्म बिंदु हैं, इनके ऊपर पंचशीर्ष की स्थापना करो। अपन पंचशीर्ष के स्थान पर ऐसा हम सोचते हैं कि गोल्ड भी लगा सकते हैं। और ये किसी प्लॉट पर, भूखंड पर, उसके मर्म स्थान, वाइटल पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करना, उसके लिए अपन ने जियोजेब्रा में एक फाइल बना रखी है, जिससे सामान्य रूप से जो रेगुलर और थोड़े से इरेगुलर शेप्स होते हैं उसका अपन मर्म स्थान ज्ञात कर सकते हैं। फिर कहा कि वो जो प्लॉट का और बिल्टअप का सेंटर एक ना हो तो थोड़ा सा उसमें आगे पीछे थोड़ी जगह छोड़ेंगे, कम ज़्यादा, तो उससे वो दोनों का सेंटर एक नहीं होगा। तो आज की इकाई में, आज की पाठ में अपन ने ये देखने का प्रयास किया कि वास्तु के जो बिल्टअप के जो महामर्म होते हैं वो पीड़ित नहीं होना चाहिए। पीड़ित का तात्पर्य केवल यहाँ स्तंभ से है ना, वॉल से है, दीवार से है, और कोई वहां पर हड्डी, कोयला, राख, भूसी इत्यादि है ना, वो नहीं रखना चाहिए। जूठे बर्तन भी नहीं रखना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। और जो घर बन गए हैं उसमें अपन उसका सुधार उपाय कर सकते हैं यदि स्तंभ इत्यादि है। तो अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। यथासंभव जैसे जैसे समय मिलता जाएगा ये वीडियो अपन बनाते रहेंगे और अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं सदस्य बनकर। सदस्य में अपन जो सदस्यता ग्रहण करते हैं उनको अपन बहुत सी PDF फाइल जो है वो देते हैं, और जो कुछ कोर्स ऑनलाइन हुए हैं उनकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसको भी देने का प्रयास करते हैं। कहीं कहीं शास्त्र में षडमहंती शब्द का भी प्रयोग आया है, उनमें भी यही स्थान है, 6 स्थान बताएं, उसमें कहीं वो कमल का प्रयोग आया है। राजवल्लभ ग्रंथ में षडमहंती है, कमल है। तो कुल मिला के एक ग्रंथ को फॉलो करना चाहिए, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और यथासंभव इन स्थानों पर जैसे आप सकारात्मक ऊर्जा वाले पदार्थ रख देंगे, गोल्ड रख दिया, कुछ रख दिया, तो पूरा घर जो है वो सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित हो जाता है। एक तरह से ये सब ट्रांसफार्मर हैं, ये एनर्जी के सेंटर्स हैं। यदि ये नेगेटिवली चार्ज हैं तो पूरा घर नेगेटिव होता है, यदि ये पॉजिटिवली चार्ज हैं किसी घर में तो पूरा घर सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित हो जाता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और पूरा ही घर, जैसे ये पूरा शरीर है ना, तो कोई पूछे भाई कौन सा अंग स्वस्थ होना चाहिए, अरे भाई सभी अंग स्वस्थ होना चाहिए। इसी तरह वास्तु जो हम बनाए, निर्माण करें, वो सभी ऊर्जावान होना चाहिए, सभी दिशाएं, सभी कोण, सभी मर्म, ये अच्छे होना चाहिए। अभी इतने कह के वाणी को विराम देते हैं। आगामी पाठ में फिर और विषय को आगे बढ़ाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।